नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजनी सिंह। कानपुर में हुई हिंसा के मामले में पुलिस उपद्रवियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रही है। वहीं लगातार सामने आ रही वीडियो और सीसीटीवी फुटेज हिंसा की संगीनता को बयां कर रहे हैं। हिंसा के दौरान हुए उपद्रव का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि हिंसा एक्शन का रिएक्शन नहीं थी, बल्कि प्री प्लान तरीके से हमला किया गया था। सामने आई इस वीडियो में यह भी स्पष्ट हुआ है कि दंगाइयों ने किशोरों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया है। उपद्रव में सबसे आगे किशोर नजर आ रहे हैं, जिनमें अधिकतर ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। सारे मामले में एजेंसी जांच कर रही है और ऐसे में हिंसा और नफरत फैलाने की साजिश धीरे धीरे बेनकाब हो रही है। लेकिन सवाल ये, कानपुर बहाना था क्या? यूपी को जलाना था? इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। योगी राज में अपराधियों को उनकी सही जगह तक पहुंचाने का काम जारी है। गिरफ्तारियां हो रही है, पहचान हो रही है और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी। जी हां, बात हो रही है कानपुर के कसूरवारों की। कानपुर हिंसा में साजिश की एक एक परत को पुलिस लगातार उधेड़ती जा रही है। प्रशासन अब 100 से ज्यादा उन घरों, इमारतों की पहचान का प्लान बना रहा है जो पथराव के अड्डे बने हुए थे। उन घरों की जांच के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कभी भी गरज सकता है। वहीं बीते शुक्रवार को हुई हिंसा का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में नाबालिग आरोपी पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी कानपुर दंगों में नाबालिगों से पत्थर फेंकवाने की घटना का संज्ञान लिया है। कानपुर जिले में 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद भड़की हिंसा मामले का उपद्रवियों का ये है नया सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं उपद्रवी खड़ी बाइक में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कानपुर पुलिस ने उपद्रवी की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी से पूछताछ भी की जा रही है। वो फिलहाल जेल में बंद है। कानपुर हिंसा में क्या विदेशों से फंडिंग की गई है, इसकी भी जांच की जा रही है। मास्टरमाइंड हयात जफर को हो रही थी विदेशी फंडिंग। 3 साल में करीब 48 करोड़ का हुआ लेन देन। हयात जफर हाशमी को 2019 से विदेशी फंडिंग हो रही है। आरोपी के 3 खातों से की जाती रही है लेन देन। गौरतलब है कि शहर में हुई हिंसा मामले में अब तक 54 उपद्रवी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले 40 संदिग्ध आरोपियों के पोस्टर जारी किए थे। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 के पीएफआई कनेक्शन सामने आए हैं। इनकी पहचान सैफुल्लाह, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद उमर के रूप में हुई है। इधर कानपुर हिंसा का सपा कनेक्शन भी दिखता नजर आ रहा है। मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के मोबाइल में कई व्हाट्सएप ग्रुप मिले। इस व्हाट्सएप ग्रुप में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आया है। कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी, सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का नाम सामने आया है। कानपुर हिंसा में जिस तरह से हर रोज नए खुलासे और वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे एक सवाल उठना लाजमी है, क्या कानपुर बहाना था, पूरे यूपी को जलाना था? हालांकि योगी सरकार के राज में हिंसा और नफरत फैलाने की साजिश बेनकाब होती जा रही है। फिलहाल पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि क्या पूरी प्लानिंग के साथ यूपी को जलाने की थी साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो कितने गुनहगार और कहां तक जुड़े हुए हैं तार, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी वारदातें और हिंसा होती है, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये प्री प्लान रहता है? क्या इसमें राजनीतिक दल इन्वॉल्व रहता है? ऐसे कई सवाल। क्या हमारे हिंदुस्तान की जो फिजा है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है? और खराब करने वाले हैं कौन? वो लोग विदेशों से फंडिंग हो रही है, तो क्या उधर तक तार जुड़ रहे हैं? हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में हम शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, प्रभात त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरुणेश जी भी है, कांग्रेस के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीप्ति सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है तमाम लोगों का। शुरुआत प्रभात जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, ये जो हिंसा हुई 3 तारीख को, उसके बाद हर रोज नए वीडियो, नई गिरफ्तारी, नए खुलासे, क्या इशारा करता है? देखिए रजनी जी, जिस तरीके से कानपुर में ये जो पूरा एक घटना हुई है जुमे की नमाज के बाद, और जिस तरीके से पीएफआई का कनेक्शन लगातार आ रहा है सामने, और राजनीतिक दल उनको राजनीतिक संरक्षण देने में लगे हुए हैं। कानपुर के विधायक, 2 विधायक का कनेक्शन भी सामने आया है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से योगी की सरकार चल रही थी, और पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस दिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री वहीं से लगभग 80 किलोमीटर दूर मौजूद थे, वहां पे इस तरीके की घटना हो जाना और पत्थरबाजी होना, हिंसा होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश को दहलाने की जो साजिश थी, ये खाली कानपुर निशाना में नहीं था। ये पीएफआई के लोगों का पूरे उत्तर प्रदेश को, चाहे वो अलीगढ़ हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, या आपका मेरठ हो, या बनारस हो, गोरखपुर हो, ये पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश थी। और इस साजिश का पर्दाफाश उत्तर प्रदेश की सरकार ने, एसटीएफ ने किया है। मेरा ये कहना है कि इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर ये घटना है और पीएफआई को फंडिंग हो रही है, और अगर लोग पकड़े जा रहे हैं, और अगर बाबा का बुलडोजर चल रहा है ऐसे अपराधियों पे, तो और रिकवरी हो रही है, पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, तो इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के मामले में प्रायोरिटी में रखा है अपनी सरकार को, और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार खरी उतरी है, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश को जलाने की जो साजिश है उसका पर्दाफाश पूरा होना चाहिए। मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, लेकिन पैसे कहां से आए, कहां से फंडिंग हुई, और इसके पीछे और कौन कौन सूत्र हैं, इसकी भी जानकारी लगातार सरकार कर रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में राजनीति करने वाले लोग सियासत करते हैं और मामले को दूसरी तरीके से सुन देते हैं। जिस तरीके से कल एक मौलाना ने वहां बयान दिया कानपुर में कि अगर हमारे किसी भी आरोपी के ऊपर बुलडोजर चला तो हम सर में कफन बांध के निकल पड़ेंगे, और ऊट पटांग टाइप के बयान आ रहे हैं। कल जुमे का दिन है, कल पुलिस पूरी अलर्ट है। कानपुर को शांति, अमन चैन कायम होना चाहिए। बिल्कुल, अमन चैन होना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कानपुर बहाना था, यूपी को जलाना था। ठीक है सर, से कानपुर को दहलाने की साजिश में बिल्कुल कोई भी राजनीति नहीं होगी। बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता दीप्ति सिंह हमारे साथ है। दीप्ति जी, कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। क्या भाई भाई को लड़ाने की साजिश चल रही है? क्या राजनीतिक हित साधने के लिए लोग ये सब कुछ कर रहे हैं? जी देखिए, भारत पहले भी विविधता में एकता वाला देश रहा है, और हमेशा ही हम लोगों के यहाँ इस तरीके के एग्जाम्पल सेट होते रहे हैं जब बहुत ही अपोजिट टाइम रहा है, और तब हिंदू मुस्लिमों का और मुस्लिमों ने हिंदुओं का साथ दिया है। और ये अभी एक ऐसा मुद्दा बना दिया है जिससे सचमुच ज्वलंत सा ऐसा लग रहा है कि पूरे धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को कहीं ये कवर ना कर ले। और ये एक बहुत ही अजीब सा सिचुएशन है जहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कंट्रोल किया जाए इसको सरकार की तरफ से। जिस तरीके से योगी सरकार ने लोगों के चेहरे सामने पहचान के लिए निकाला है, ये सब बहुत ज़रूरी है। और किसी भी तरीके से भाईचारे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि भाईचारे को नुकसान पहुंचते ही जो एकता है, जो हमारे देश में शांति है, जो जिस तरीके से हार्मनी है, वो मेंटेन रहना चाहिए। अब उसके लिए जितने भी सख्त से सख्त कानून का इस्तेमाल करें योगी सरकार, जिस भी तरीके से लोगों को नकेल कसें जो लोगों पे, वो सब जायज़ होगा। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से इसको राजनीतिकरण का रूप, सच में जो प्रभात जी
कह रहे थे कि इसका राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए, वरना ये और हिंसा भड़कता जाएगा और अभी छोटे से कानपुर के हिस्से से बढ़ते बढ़ते ये और आगे तक जाएगा। तो इसको यहीं पे इसी जगह रोकने की जरूरत है और जो एकता और भाईचारा है वो खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान को आप बिल्कुल किसी एक कास्ट एक धर्म से कभी भी देख ही नहीं सकते। हिंदुस्तान में विविधता है, धर्म से, जाति से, बाकी भी बहुत सारी और भी चीजें हैं। उन सारे संस्कृतियों को हमें लेकर चलना चाहिए और ऐसे समय में जब दिख रहा है कि हिंसा भड़क रहा है तो इसको रोकने के लिए सख्त हमारे यहाँ कानून है और उस कानून का इस्तेमाल अभी किया जा सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अरुणेश कुमार, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरुणेश जी, आपने नया वीडियो देखा होगा, किस तरीके से नाबालिग बच्चों को हथियार बनाया जा रहा है, ढाल बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये सहयोग था महज इस तरीके से ये जो हुई वारदात, या फिर प्री प्लान था? देखिए, बहुत सारी बातें हैं मैम, इनको हमें समझना चाहिए, समझना पड़ेगा, और अभी नहीं समझेंगे तो हो सकता है काफ़ी देर हो जाए। अब जहाँ तक त्रिपाठी जी ने बात कही, मैडम ने बात कही, मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जो हमारा सामाजिक सौहार्द है, अनेकता में एकता वाला देश है, सदियों से यहाँ पे सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग साथ रहते आए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ये सामाजिक ताना बाना कौन बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। और जब बात होती है देश की, तो हमेशा कुछ लोग भड़काऊ बयान देते हैं, चाहे वो जाति विशेष के लिए बयान दें, चाहे वो धर्म विशेष के लिए बयान दें, और उन्हें खुली छूट दी जाती है। उन्हें एक लाइसेंस होता है कि वो किसी के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी कर सकते हैं। आप समझदार हैं, आप बेहतर समझ सकती हैं। इस समय हम कानपुर पे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और जो हो रहा है, जो इसमें दोषी हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल साथ हूं और मेरी पार्टी इसके साथ है। लेकिन पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। लेकिन जो कश्मीर में हो रहा है, उस पे डिबेट करने का साहस किसी के अंदर है? कश्मीर में 2 महीने से कश्मीर जल रहा है, उस पे डिबेट होनी चाहिए। कश्मीर वहां क्यों जल रहा है, वहां आतंकवादी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए मैम, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बात कीजिएगा। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए कि जो कश्मीर में जो हालात हैं, वहां घाटी से कश्मीरी ब्राह्मण छोड़ के निकल रहे हैं, घाटी को अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ के निकल रहे हैं वहां से। उस पे गृह मंत्रालय कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? उस पे गृह मंत्रालय कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? गृह मंत्रालय उस पे मौन क्यों है? एक मिनट डॉक्टर बोलिए। जब डिबेट इस सब्जेक्ट पर हो रही है तो बेहतर है आप डिरेल ना करें। उस पर डिबेट होती है, उस पर भी हम आपको एक बार फिर से बुलाएंगे कि एक्शन क्या हो रहा है। तमाम बैठकों के बारे में हमने अपडेट किया है, लेकिन कम से कम इस सही दिशा में तो डिबेट को जाने दीजिए। बिल्कुल सही दिशा, डिबेट सही दिशा में ही चल रही है। इस तरीके से आरोप लगाना, मुद्दे को दूसरी जगह भटकाने की कोशिश नहीं हो रही है। मुद्दा कहीं नहीं भटक रहा है। मैं कह रहा हूं, ये जो शुरुआत हो रही है, इसकी शुरुआत की जड़ क्या है? आप जड़ पे जाइए कि भड़काऊ भाषण, कश्मीर से इसका कनेक्शन, भड़काऊ भाषण पूरे देश भर में भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। एक माहौल को खराब करने का क्रिएट किया, खराब माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों को लाइसेंस दिया गया है कि ये कहीं भी जाके किसी भी तरह की बात कर सकते हैं। मैं आपसे कह रही कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई चारों तरफ क्यों नहीं हो रही है? एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? कार्रवाई सभी के ऊपर होनी चाहिए। अगर मैं गलत बोलता हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सामने वाला गलत बोलता है तो सामने वाले के ऊपर वीडियो देखा है आपने? उसमें जो लोग हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी ना। फिर आप कहेंगे कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वीडियो और आया है, वो वीडियो शायद किसी ने नहीं देखा। वो वीडियो आप दिखा दीजिए फिर हमें, कौन सा वीडियो है? छत से जो बच्चे पत्थरबाजी कर रहे हैं, हाँ, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सब पे कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो, सब पे हो। लेकिन मुख्य प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम बीमारी की तरफ जाएं कि जो बीमारी पनपी है तो वो बीमारी क्यों पनप रही है? विदेश से फंडिंग हो रही कि नहीं हो रही? नहीं, विदेश से अगर फंडिंग हो रही है तो क्या हमारा देश इतना कमजोर है कि हम पता नहीं लगा सकते कि वो फंडिंग कौन कर रहा है? वही तो लगाने की कोशिश हो रही है, उसी से तो पता चला है। और ये माहौल, उसी से आप अपने देश पर सवाल उठा रहे हैं। देश पे नहीं सवाल उठा रहा हूं मैं, देश पे सवाल उठाने का साहस मेरे अंदर नहीं है, ना मैं इतना बड़ा हूं। तो ये कैसे पता चला कि लाखों करोड़ों की फंडिंग हो रही है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या कनेक्शन है, व्हाट्सएप कनेक्शन, ये सब कैसे पता चला? सर मुझे ये बताइए। कनेक्शंस तो मैम बहुत सारे हैं।
अब अगर इन मुद्दे पे हम आ जाएंगे क्या कनेक्शंस हैं, तो कनेक्शन तो आप खुल बहुत के सारे बोलिए ना हैं सर, डिबेट में इसलिए बहुत बुलाया सारे आप बताइए, connections हैं। ऐसे लोगों के नाम रखिए ना, खुलासा करिए, बेहतर होगा। खुलासा भी होगा जब इसकी ईमानदारी से जांच होगी, हर आप मुद्दे की जांच पर ईमानदारी से सवाल उठा रहे हैं। ईमानदारी से नहीं, आप जांच पे एजेंसियों सवाल पर नहीं सवाल उठ उठा रहा रहे है। हैं। आप आप सवाल एक नहीं तरफा समझ पा रही कार्रवाई हैं। की बात कर रहे हैं। आप सवाल समझना नहीं चाह रही हैं मैम। मैं ये कह रहा समझाइए हूं आप कि हमें। आखिर ये समस्या क्यों आ रही आप है? बताइए ना क्यों आ रही है। क्योंकि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश ऐसे कौन है लोग वो कर लोग? रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। सत्ता में लोग कौन है? आप जानते हैं बेहतर इस अरे समय आप सत्ता बताइए में ना कौन खुल के। लोग हैं। मेरे सत्ता जानने में से कौन ना से जानने लोग से हैं? क्या होता है? जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो सामाजिक सौहार्द को ये बिगाड़ने जो का प्रयास कर पत्थरबाज रहे है, हैं। अगर पत्थरबाजी कर रहे हैं तो उन्हें खुलेआम छूट दी जाए। उन पे इसका मतलब आप ये है, कार्रवाई उन कीजिए। पर कार्रवाई ना की जाए। पत्थरबाज अगर वीडियो पत्थरबाज में दिख रहा है कानपुर में साफ-साफ। हो, चाहे पत्थरबाज नोएडा में हो, चाहे पत्थरबाज गाजियाबाद में हो, मैं कह रहा हूं देश तो के फिर किसी भी कार्रवाई पर हिस्से सवाल में क्यों? तो हर एक पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि उनको प्रोवोक करने वालों को क्यों छोड़ा जा रहा है? कौन जो है उनको ऐसे लोग? प्रोवोक नाम करने बताइए वाले सर, हैं, एक दो लोगों के चाहे नाम वो बताइए। जो भी कथाकथित धर्मगुरु हैं, किसी भी धर्म के हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हो, प्रभात जी हिंदू ने अभी धर्म के हो, एक बयान सुना है ना? कथाकथित एक बयान का धर्मगुरुओं जिक्र किया, को आपने वो सबसे सुना था? देखिए, आप मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए। जो भी कथाकथित धर्मगुरु है जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कोई मौलाना साहब ने बोला कि अगर कोई ऐसा करेगा तो हमारी जो है पूरी कौम आ जाएगी, तो उन मौलानाओं को पहले आगे पकड़िए आके। आप जड़ की तरफ जाइए ना कि जो गड़बड़ी कर रहा है आखिर उसको हम क्यों ढील सब दे पकड़े रहे जा हैं? रहे हैं ना, 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें नहीं, जिनके जो कनेक्शन मेन है, है, जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी पहले कीजिए। हो गई ना मास्टरमाइंड पहले मास्टरमाइंड। जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो गई ना। मास्टरमाइंड पहले वो जाना नहीं है चाहिए, वो मास्टरमाइंड। किसी भी धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, अरे तो मुस्लिम सर, धर्म का गिरफ्तारी हो। हो गई ना। जब बात हो रही है सामाजिक सौहार्द चलिए, ठीक की, है। तो इसमें एक जाति और और मेहमान धर्म के जुड़ बाद गई है। देख के बात नहीं करनी चाहिए। अनीता अग्रवाल जी, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। अनीता जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बताइए। सवाल उठ रहे हैं कि ये कार्रवाई एक तरफा हो रही है, सरकार ठीक से कार्रवाई और ईमानदारी से नहीं कर रही है। देखिए, ये जो है इनको सब अपने चश्मे से देखते हैं। सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने जो आज कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर की समस्या इनकी पैदा की हुई है। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब की समस्या इनकी पैदा की हुई है। आज जो ये सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, जो आज ये तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये इन्हीं की सब देन है। उसके बाद आज हम कार्रवाई कर रहे हैं, आज हम काम कर रहे हैं, आज हम अपराधियों को पकड़ रहे हैं तो उनको पेट में दर्द होता है, क्योंकि तुष्टीकरण राजनीति ये करते हैं, नाम हमारा लगाते हैं। अगर गलत काम कोई हो रहा है, अगर साथ साथ सीसी कैमरे में दिख रहा है कि किसने गलत काम किया है, उसको अगर पकड़ है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मैं ये नहीं समझ में आ रही। क्यों ये अपराधियों का इतना मतलब साथ देने वाले लोग बन रहे हैं? अरे भाई, अपराधियों को संरक्षण देना, आतंकवादियों पर मुकदमे करना, आतंकवादियों का सहयोग करना, ये सब इन लोगों का काम रहा है। इनको क्यों अच्छा लगेगा कि ऐसे लोगों को हम पकड़े, उन पे कार्रवाई करें? सबसे बड़ी बात है, हमें जनता का विश्वास पाते हैं, जनता हमसे विश्वास करते हैं, हम जनता पे करते हैं। कोई भी अपराधियों का गलत काम करेगा या कुछ इस तरह की सड़कों पे कार्य करेगा, जनता को नुकसान पहुंचाएगा, उसको जरूर कार्रवाई होगी, चाहे विपक्ष कुछ भी कहे। क्योंकि विपक्ष का एक ही काम हो गया, केवल पक्ष का विरोध करना। कोई भी पक्ष का चाहे अच्छा काम हो चाहे जैसा काम, इनका केवल एक सूत्री कार्यक्रम है विपक्ष का, केवल पक्ष की निंदा करो, पक्ष की निंदा करो, पक्ष की निंदा करो। कुछ नहीं इनके पास, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न जनता की इनके पास कोई मतलब है, न इनके पास कोई मुद्दा है। केवल हर चीज में विरोध करना इनकी आदत बन गई है, क्योंकि ये पक्ष में रहना सीखे हुए, इनको मालूम है ये कभी विपक्ष के, हम तो विपक्ष और पक्ष दोनों में रहते हुए जनता के साथ रहे हैं, इसलिए इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। केवल पक्ष का विरोध करना विपक्ष का काम समझते हैं। ठीक है, अब विपक्ष की तरफ से ही सवाल कर रहे हैं। हाँ, बोलिए सर। मैडम ने बहुत अच्छा सवाल किया कि मुद्दे की बात क्यों नहीं हो रही है। तो मैं मैम से कहना चाह रहा हूं कि मुद्दे की बात आप लोग नहीं करना चाहते हैं। महंगाई पे बात क्यों नहीं होती, बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं होती, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पे बात क्यों नहीं हो रही? आपको मालूम है नागपुर से दिल्ली के लिए 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर रहे हैं एसएससी जीडी के बच्चे, जिनको 4 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरी नहीं दी है, और वो बच्चे क्वालिफाइड बच्चे हैं। आपको जानकारी है, शायद जानकारी नहीं होगी, रेलवे के तमाम पद खाली है, एनटीपीसी के तमाम पद खाली है, शिक्षकों के तमाम पद खाली है, और खुद आपके सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 60 लाख से ज्यादा सरकारी पद इस समय खाली है। तो इन पे बात कीजिए ना, इन पे बहस कीजिए। लेकिन आप लोग हमेशा बहस कहां करते हैं? बहस करते हैं सांप्रदायिकता पे।
क्योंकि आप लोगों को वही चीज आती है और उसी चीज में आप लोग मास्टर हैं। आप लोग विकास पे बात नहीं करेंगे, आप लोग बढ़ती हुई महंगाई पे बात नहीं करेंगे। जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपया आज न्यूनतम स्तर पे है 77.81 रुपए की कीमत है $1 के बराबर में, तो उस पे चर्चा नहीं होती है, उस पे कभी चर्चा नहीं होगी। लेकिन चर्चा किस पे होगी? चर्चा होगी सांप्रदायिकता पे, क्योंकि यही चीज आप लोगों को आती है। देश को आप लोग विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। श्रीलंका उदाहरण है, श्रीलंका से भी सबक ले लीजिए, अभी भी समय है, सुधर जाइए। और जो विपक्ष है, विपक्ष भी चाहता है कि देश का भला हो, लेकिन दुख की बात यह है कि आप मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। इस समय 8 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार है, युवा के पास रोजगार नहीं है, किसानों को उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा डॉक्टर है। अरुणेश कुमार जी, ठीक है, हो गया, आपके सवाल हो गए हो, तो हम प्रभात जी के पास जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी। अब विपक्ष ये कह रहा है कि भाई महंगाई, बेरोजगारी, विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, इन मुद्दों को इसीलिए लाया जाता है या इन मुद्दों को भड़काया जाता है ताकि राजनीतिक हित साधा जा सके। देखिए रजनी जी, जिस तरीके से अरुणेश कुमार कह रहे हैं कि देश विनाश की ओर जा रहा है, मैं उससे पूछना चाहता हूं 60 साल आपने क्या किया? और जो कानपुर में जो PF5 का जो हयात हाशमी पकड़ा गया है, ये कांग्रेस का मेंबर था, कांग्रेस का पदाधिकारी रहा है ये। और कांग्रेस के जिस तरीके से, क्या कांग्रेस के पदाधिकारी ने पूरा दंगा भड़काया वहां पे, क्या कांग्रेस इससे इनकार करेगी? और जो बार बार अरुणेश कुमार कह रहे हैं कि देश विनाश की ओर जा रहा है, श्रीलंका की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये नहीं सोचते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं पूरे मुद्दे पे। हम बहस कर रहे हैं कानपुर हिंसा की, कानपुर हिंसा की आप निंदा कीजिए, कानपुर हिंसा की आप जितनी भी निंदा कर सकते हैं करिए, लेकिन वो तो आपका PF5 सदस्य जो अध्यक्ष पकड़ा गया वो आपकी पार्टी का है, आप क्या सफाई देंगे इसमें? समाजवादी पार्टी कनेक्शन निकल रहा है, कनेक्शन वहां निकल रहा है। अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो आप फिर ये कहते हैं कि मुस्लिमों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं कहता हूं पूरे देश के मुसलमान सब खराब नहीं है, लेकिन जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जो लोगों को पत्थर फेंकने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, उनका आप बचाव क्यों करते हैं? उनके ऊपर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। अगर आप इस देश में सामाजिक अमन चैन कायम रखना चाहते हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। अरे आपने 60 साल जो भी किया, आज वो लोग सत्ता में है, वो लोग काम कर रहे हैं। आप मुद्दों की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, आप बेरोजगारी की बात कीजिए, लेकिन जब डिबेट हिंसा पे हो रही है तो आप हिंसा जो फैला रहा है उसके खिलाफ आप एक प्रभात जी इनसे जवाब ले लेते हैं, निंदनी उसके ऊपर निंदा कीजिए। हाँ, ये कनेक्शन जो निकल रहा है, ठीक है, उसका प्रभात जी ने 2 सवाल किए हैं, दोनों के जवाब दीजिए। भाई साहब, शायद आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी है। मैंने कहा जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, लेकिन इसकी तह तक भी जाइए कि अब मेरी बात सुन लीजिए ना त्रिपाठी जी, आप उम्र में बड़े हैं, आप बोले तब मैं कुछ नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूं तो आप सुनिए, अब आप सुनिए, सुनेंगे आप सुनेंगे, कार्रवाई कोई नहीं कर सकता है, आप सुनेंगे। पहली बात का जवाब मैं दे रहा हूं, जो आपने कहा ना कि 60 साल कांग्रेस ने क्या किया, आज जो आप बैठे हैं ना, ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस ने किया। जो आपको बोलने की आजादी है ना, वो कांग्रेस ने दी है, वो कांग्रेस ने दी है। जो इंस्टीट्यूट में आप पढ़ के निकल के आए हैं, बोलने अगर बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस ने आजादी नहीं दी है, पिछले 8 साल में कांग्रेस ने आजादी दी है, आप बोलने की आजादी कांग्रेस ने दी है। मैडम, मैं अभी आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाई साहब से ये बात नहीं है सर, आप क्या बोल रहे हैं? इस देश में अगर कनेक्शन आपकी पार्टी से होते हैं, मास्टरमाइंड के आरोपी के, तो उस पर जवाब नहीं देते। मैं आपसे पता है क्या है, जो न्यूज एंकर है वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलेगा, वरिष्ठ पत्रकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी अरे की तरफ से सर, बोलेगा। ये आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, आपको हम बोलने का मौका देते हैं, आप इधर उधर मत भटकाइए। पहले महंगे, बेरोजगारी और आप एंकर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अरुणेश जी, आजादी इंडिया वॉइस ने दी आपको यहाँ बुलाकर बात रखने की, और आप हमारे चैनल पर इस तरीके से बात कर रहे हैं। आजादी हम दे रहे हैं डॉक्टर अरुणेश कुमार जी, और आप इस तरीके से मत करिए कि ये इसका प्रवक्ता है और ये उसका प्रवक्ता, बहुत गलत बात है। आप अपनी बात को रखिए, अगर कनेक्शन आपकी पार्टी से हो रहा है उसका जवाब दीजिए। आप बात रखने कहाँ दे रही हैं? आप जवाब कहाँ दे रहे हैं? आप इस तरीके से बात करते हैं, आप बात कहाँ रखने दे रही हैं? समस्या तो ये बात रखने कहाँ दे रही हैं? आप क्या बोल रहे हैं? बात तो पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। आप बीच में क्यों बोली? ये बताइए। अरे आप आरोप लगाएंगे, मैं हम आरोप बीच में नहीं बोलेंगे, हम लोग सुनते रहेंगे। आप बीच में बोली, इस वजह से मैं बोला हूं। मैं वैसे नहीं बोल रहा, मैं त्रिपाठी जी से बात कर रहा हूँ। काम है सवाल करना,
मैं त्रिपाठी जी से अभी आप बात कर डिबेट रहा में हूँ रहते हैं, मेरा काम है सबको वक्त देना, सबसे सवाल करना, आप मुझे प्रवक्ता बता देते हैं। चलिए, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ खुद जुड़ी हुई हैं, अनीता अग्रवाल जी। जी अब आप लोगों से सवाल करते करते इन्हें सारे लोग बीजेपी ही नजर आने लगते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, ये अपने चश्मे से देखते हैं, जैसा ये लोग क्लेम करते रहे वैसा इनको दिखता है, क्योंकि इन्होंने इस समय में सत्ता में राज किया। इनको ना तुष्टीकरण की राजनीति की, बंटवारे की राजनीति की, अपना अपना अहम जगाया। इन्होंने आज तक अपने को विपक्ष में देखा ना, विपक्ष में जब रहे हैं तो उनको पक्ष का केवल विरोध करना याद रहता है। हम लोग भी विपक्ष में थे, लेकिन जब पक्ष का कोई अच्छा कार्य होता था हम उसका साथ देते थे। हमेशा हमने हर विपक्ष में भी विपक्ष की एक अच्छी भूमिका इनको सिखाई। उसके बाद भी ये लोग किस तरह से आज इनके अपने नेता, कांग्रेस के नेता, चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, जमानत से बाहर है। इनके अपने नेता इनको छोड़ के भाग रहे हैं। इनके नेता लोग सब भाग रहे हैं। कौन सा नेता इनके पास बचा है? इनके अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे, जनता को क्या संभालेंगे? और बात करते ही हमारे, हम कहते हैं जो करना सामने आके डिबेट करिए। जब हम लोग सदन लगाते हैं वहां से बाइकआउट करते हैं, वहां पे खड़े नहीं होते हैं। जब खड़े हो बैठते हैं तो कभी आंख मारते हैं तो कभी इशारा करते हैं। इनको समझ में नहीं आता सदन में कैसे ला जाता है। चलिए ठीक है, अब उस सब्जेक्ट पर बात करते हैं। जवाब दे दिया है मैम ने। दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता है और एक एडवोकेट भी है, उनसे सवाल करते हैं। दीप्ति जी, वीडियो जो सामने आया है उसमें नाबालिगों को ढाल बनाया जा रहा है, क्या वजह है? क्या नाबालिग आसानी से बच जाते हैं इसलिए उन्हें ढाल बनाया जा रहा है इस पूरी हिंसा में? जी रजनी जी, बड़ी शर्मनाक स्थिति देखने को मिल रही है कि छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बच्चे जो हैं भारत में किसी भी देश के लिए भविष्य होते हैं, और ये भविष्य आज देखिए जो वर्तमान है, ये भविष्य क्या बनेंगे आप समझकर खुद से भी लग रहा है कि ये जो छोटे बच्चे किस तरीके से एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं, चीज़ों को तोड़ रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं और छतों से भी चढ़ के पत्थरबाजी कर रहे हैं। किसी भी तरीके से वो शांति को है जो वो तोड़कर अपने देश में किस तरीके का अशांति का माहौल बना रहे हैं। ये सब मुझे यही लग रहा है कि जो आज जो वर्तमान है वो भविष्य हमें आज से ही सोच लेना चाहिए। अगर आज हम लोग नहीं चेतते, आज अगर हमें ये बात नहीं समझ में आ रही है कि इन बच्चों का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए ना करें, आपस की रंजिशों के लिए बच्चों का इस्तेमाल करके आप आज ही नहीं, आने वाले, क्योंकि ये बच्चे अभी से अपराध करना सीख गए, इनको मजा आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से इंटरेस्ट लेकर ये चीजों को तोड़ रहे हैं, बिना ये सोचे कि कल को अगर ये पकड़े गए तो इनके साथ क्या होगा। क्योंकि इनको जो सिखा कर यहाँ भेजा है उसको ये मालूम है कि इस पे भारत में, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अलग होता है, जुवेनाइल के लिए अलग हमारे यहाँ कानून है, तो इनको मालूम है कि बच्चों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा कड़े कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ये बच जाएंगे। यही वजह है, इसीलिए उन्हें ढाल बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल यही ढाल का कारण यही है। इस पर हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। कानपुर बहाना था, यूपी को जलाना था। कानपुर हिंसा जिस तरीके से हुई उसके बाद सवाल उठने लाजमी है कि क्या यह महज इत्तेफाक था कि दुकानें बंद करने को लेकर बवाल हुआ और उसके बाद पत्थरबाजी हुई। लेकिन जिस तरीके से हर रोज खुलासे हो रहे हैं, कनेक्शन पे कनेक्शन निकल रहे हैं, और एक नया वीडियो जो सामने आया है जिसमें एक बाइक को तोड़ा जा रहा है, बाइक खड़ी हुई है और धक्का मारकर लोग उसको तोड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, बाकी वाहनों में भी। उससे लग रहा है कि उन्हें यहां पर पहले से ही ट्रेंड किया गया था कि हिंसा भड़कानी है, ये प्री प्लान था, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कानपुर बहाना था, यूपी को जलाना था। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ एक बार फिर से करवा देती हूँ ब्रेक के बाद। बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई है अनीता अग्रवाल जी, इसके साथ ही प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता दीप्ति सिंह और कांग्रेस नेता भी मौजूद हैं डॉक्टर अरुणेश कुमार जी। स्वागत है तमाम लोगों का ब्रेक के बाद। प्रभात त्रिपाठी जी, कार्रवाई लगातार हो रही है, शुरू से देखा जाए गिरफ्तारियां हो रही हैं, पोस्टर जो है वो सामने आ रहे हैं, गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हो रही है। एक संदेश देने की कोशिश नहीं की जा रही है कि अगर आप इस तरीके से सोचेंगे कि हम पत्थरबाजी करके बच जाएंगे तो वो संभव नहीं है, कम से कम अब। देखिए रजनी जी, निश्चित तौर पे अभी जैसे दीप्ति जी ने कहा कि हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो देश के भविष्य, जिनके हाथों में किताबें होना चाहिए, उनको पत्थरबाजी सिखाई जा रही है। और मैं एक बात कहता हूं कि मदरसे से बच्चे पढ़ के निकलने चाहिए। मदरसे से बच्चे जो हैं वो आतंक की शिक्षा लेके ना निकले। हमारे अभी मदरी जी ने कार्यक्रम किया देवबंद में, उन्होंने वहां पे उस पूरे कार्यक्रम में बच्चों की शिक्षा के बारे में बात नहीं की, बच्चों के बेरोजगार के बारे में बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ भारत को
एक हिंदुओं को चेताने की एक चेतावनी दी। तो जब हमारे धर्म गुरु इस तरीके की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज का एक माहौल खराब होगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो इतनी मजबूत है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अगर कोई अपराधी ये सोचे कि हम अपराध करके निकल जाएंगे तो ये संभव नहीं है। पुलिस के कुछ लोगों का कनेक्शन वहां पता चल रहा है मुझे कि वहां पे चौकी इंचार्ज, एसीपी और ये तीनों लोग जो पकड़ा गया है पीएफआई का अध्यक्ष, उसके कार्यक्रम की जानकारी थी। मैं योगी सरकार से कहूंगा कि उनके भी ऊपर भी कार्रवाई की जाए। डीएम हटा दी गई है वहां की, अभी पुलिस कमिश्नर बचे हुए हैं। कल जुमे की नमाज है। मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि अमन चैन शांति रखें। इस देश के अंदर अमन चैन शांति बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर के मुल्क जो है, पाकिस्तान हो चाहे कतर हो चाहे यूएई हो, ये सब जिस तरीके से एक मुस्लिम एक समुदाय के एक अनर्गल प्रलाप से भारत को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये साजिश हो रही है, यानी कि विदेशों से फंडिंग और बाहर से साजिश हो रही है माहौल बिगाड़ने की हमारे हिंदुस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल रजनी जी, सख्त मैं कार्रवाई एक होनी बात कहना चाहिए। चाहती हूँ। और जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, जी अनीता जी, वो कांग्रेस मैं एक बात का कहना एक बड़ा चाहती हूँ। अभी बलात्कारी रहा है कांग्रेस का। ने कही है, सुन लीजिए, अभी मदरसों की बात प्रभात जी ने कही है। ये बात बिल्कुल हकीकत बता रही हूँ कि मदरसे में अगर आप चले जाइए, अगर 8वीं पास का लड़का है, उसको हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आती है। क्योंकि मैंने अभी बहराइच के 2 मदरसों में गई हूँ। अभी यहाँ पे भी गोसाईगंज में आपको समझ में आएगा, जो मदरसा पकड़ा गया है मानता प्राग, वहाँ के जो शिक्षक है वो 8वां पास है। वो बच्चे को केवल उर्दू की तालीम देते हैं और केवल कुरान पढ़ाते हैं, और सब बच्चों को कहीं तो भी नई कोई दिशा शिक्षा दीजिए ना- उनको, नई नहीं, दिशा वही तो दीजिए। वही तो हम कह रहे हैं, नई शिक्षा की नीति हमने दी है उनको सरकार के पैसे जा रहे हैं, सरकार के पीछे, सरकार उनके टीचरों को पैसा दे रही है, सरकार उनको यूनिफॉर्म का पैसा दे रही है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। यही तो दिक्कत है। बाल आयोग इसमें सक्रिय होकर कार्य कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों को शिक्षा ना देकर बच्चों को केवल उर्दू के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे मैं कहती हूँ, जितने भी आप उनके शिक्षक देखेंगे, कोई उससे बीएड नहीं है, कोई एमएड नहीं है, एमए भी है तो हिंदी से है, बाकी फालिम कालिम की पढ़ाई है उसमें। कोई दूसरी आप किसी भी जा सकते हैं मदरसे में। सबसे बच्चों को ये शिक्षा देना, मैंने कहा बच्चों को आज की आधुनिक नीति से जोड़ना चाहिए, लेकिन बच्चों को आधुनिक नीति से नहीं जोड़ा जा रहा है। बच्चों को केवल एक ही तालीम दी जा रही है बस। उस तालीम पर सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का इस्तेमाल करके जो ये कार्य हो रहा है, बड़ा घिनौना काम है, इसकी निंदा होनी चाहिए। और मुझे शर्म आती है जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और सब देख रहे हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान आपका भी है, हमारा भी है, सबका है। एक गुलिदस्ता है, उसको सजा के रखो, उसको बिखेरो नहीं। कम से कम इसमें कम से कम साथ दीजिए। जो सही है उसको सही कहिए, जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत रखिए। आज कांग्रेस के दूरदर्शन इसलिए आ गए हैं कि वो सही को सही नहीं कह पाती है, और गलत तो गलत है ही है। सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस को विपक्ष की राजनीति जवाब दे रहे हैं आपको, कांग्रेस के नेता जवाब दे रहे हैं। अनीता जी, मैम आपने बहुत बढ़िया बात कही है, सही को सही कहिए और गलत को गलत कहिए। तो अजय मिश्रा जो टैनी है, उसके पुत्र के ऊपर कब कार्रवाई होगी, इसका मुझे इंतजार रहेगा। चंदौली में अभी मेरी बात हो जाने दीजिए, प्लीज बात हो जाने दीजिए, प्लीज बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। चिल्लाने से सब झूठ नहीं हो जाता। चंदौली में बेटी निशा यादव की हत्या की गई और हत्यारा था एक पुलिस वाला, उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? ललितपुर में थाने के अंदर एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया गया, उस पुलिस और बलात्कार करने वाला पुलिस वाला है, जो आप योगी जी का मॉडल बता रहे, बलात्कार करने वाला पुलिस वाला है, उस पे कार्रवाई कब होगी? एक तरफा काम आप लोग कर रहे हैं। जब रक्षक ही भक्षक बना हुआ है तो न्याय की उम्मीद हम किससे करें? आपको जानकारी है कि चंदौली में निशा यादव की हत्या उसके घर में घुसकर पुलिस वालों ने कर दी थी और उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है। ये आप कैसे कह सकते हैं डॉक्टर अरुणेश जी? आप आरोप नहीं लगा रहे, आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि मारपीट और गला दबाने से हत्या हुई है। 20-25 पुलिस वाले वहां गए थे, लेकिन अभी तक उस पे ना कोई जांच बैठी है। और जो आरोपी पुलिस वाले हैं वो लोग भी, जो भी आरोपी हैं, वो अभी भी गायब हैं। और ललितपुर के तो पर्याप्त साक्ष्य है मैम, ललितपुर के तो पर्याप्त साक्ष्य है। वहां अभी तक जो पुलिस वाला है उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो सिर्फ सस्पेंड कर देना काफी है क्या?
और अजय चलिए मिश्रा जवाब ले का लीजिए, लड़का भी बाहर जवाब क्यों लीजिए, घूम फिर रहा मैं है? दीप्ति जी के पास जाऊँ। हाँ, जवाब दे दीजिए। सबसे बड़ी बात है उन्हें जी, आपके पास क्या प्रमाण है पहले ये बताइए। दूसरा डिबेट क्यों आप भटकाइए नहीं, जो इसमें डिबेट नहीं, भटका मैं कह रहा हूँ, भटका तो आप रहे हैं। आपको मौका मिला, आपने बोला, मैंने बीच में काउंटर नहीं किया। मुझे मौका मिल रहा है, आप मुझे नहीं बोलने दे रही हैं। आप मुझसे उम्र में बड़ी है तो उस चीज का आप फायदा उठा रही हैं। अरे आप बच्चों की बात मेरे संस्कार थे कि आप बड़ी बहन है, आप बोल रही हैं, मैं चुप था। अब आप छोटे भाई को बोलने का मौका दीजिए। आप छोटे भाई को बोलने का मौका नहीं दे रही हैं, तो अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए किसके क्या संस्कार हैं। और रही बात आपने कही कांग्रेस पार्टी की, तो अगर कोई कांग्रेस पार्टी का नेता बीजेपी में चला जाता है तो वो दोष मुक्त हो जाता है, और जब तक वो कांग्रेस में रहता है तब तक वो दोषी रहता है। हार्दिक पटेल हो, आरपीएन सिंह हो, तमाम उदाहरण है। वो लोग बीजेपी में चले गए, वो दोष मुक्त हो गए, पाक साफ हो गए। अच्छा डॉक्टर अरुणेश कुमार जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। रुकिए अनीता जी, थोड़ा सा रुक जाइए। डॉक्टर अरुणेश कुमार जी, ये बताइए, इतने राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही, क्यों सिमटते जा रहे हैं आप लोग? अगर वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं, यूपी में क्या हश्र हुआ आपका? अगर वाकई में आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं या आपने जनता के लिए काम किया है, तो जनता आपको दरकिनार क्यों कर रही है? देखिए, बताइए। 2 मिनट का समय लूंगा, ठीक है। इस देश में 2 तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा को पूरे देश ने 55 साल 60 साल देखा। जो भाई साहब ने कहा त्रिपाठी जी ने, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने देश में कुछ नहीं किया। अब दूसरी तरह की एक विचारधारा पनप रही है, और जब से ये विचारधारा आई है तब से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो अब इस विचारधारा को भी लोगों को मौका दीजिए देखने का। 10 साल 15 साल इस विचारधारा को भी लोग देखेंगे, और लोग खुद अपने आप में कंपैरिजन करेंगे कि इस देश में कौन सी विचारधारा ज्यादा ठीक है, जो देश को जोड़ती हुई रही है, या कौन सी विचारधारा जो ज्यादा ठीक है, जो भड़काऊ भाषण को बढ़ावा देती है, या जो देश में नफरत को बढ़ावा देती है, और जो देश को तोड़ने वाली बात कह रहे थे त्रिपाठी जी। तो मैं कहना चाहूंगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, शायद आपको जानकारी होगी कि पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े हुए थे उस समय शायद कांग्रेस की सरकार थी। आपको भी इस चीज की जानकारी होगी। तो ऐसा नहीं है, कोई भी सरकार होती है तो उसकी पहली जिम्मेदारी होती है देश के प्रति और देश के नागरिकों के प्रति। और अगर सरकार अपना काम ईमानदारी से कर रही है तो विपक्ष को बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? अब जाहिर सी बात है, जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। इसी वजह से विपक्ष को मजबूर होना पड़ रहा है कि ईमानदारी से कानपुर हिंसा में देखिए ना, कितने लोग की गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों पर केस दर्ज हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि जो दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। हम आपके साथ हैं। कौन मना कर रहा है? कौन साथ नहीं है? सवाल क्यों उठ रहे हैं? देश तो सबसे पहले सवाल कौन उठा रहा है? सवाल तो अपने आप ही सवाल बना लिए जाते हैं, अपने आप ही जवाब दे दिए प्रभात जी जाते ने हैं। क्वेश्चन आपसे किया था कि जो मास्टरमाइंड है, गिरफ्तारी हुई, उसके कांग्रेस से कनेक्शन रहे हैं। अब सपा के जो विधायक हैं उनके कनेक्शन सामने आ रहे हैं। कनेक्शन में बता रहा ये हूं, राजनीतिक केरल कनेक्शन। में, मैम 1 मिनट बस, जो बात आई ना, केरल में अभी आरएसएस का जो दफ्तर है वहां पे बम पकड़े गए हैं। क्या खबर चली न्यूज में कहीं? अरे क्या सर, अभी न्यूज खबर देखा न्यूज में करिए चली? आप, कम से कम क्यों नहीं देखते हैं आप? ठीक है, हम छोड़िए। दीप्ति जी आपके पास जाएंगे। दीप्ति जी, पूरे इस मामले को आपने देखा है, बहुत देर से आप डिबेट भी सुन रही हैं। इस हिसाब से तो ये लग रहा है कि जो राजनेता हैं वो अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए तमाम कौमों को इस्तेमाल करते हैं। कार्रवाई होती है तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं ये कार्रवाई आपके खिलाफ में हो रही है, सही नहीं हो रही है कार्रवाई। जी देखिए, जो पक्ष में होंगे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और जो विपक्ष में होते हैं वो हमेशा ही फेलियोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ये दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो रस्साकसी है ये होता रहेगा, लेकिन जिस तरीके के इस रस्साकसी में जो बच्चे हैं इनका जो इस्तेमाल आजकल बढ़ गया है। आप हर तरीके के, जब भी आप देखिएगा यूपी में या कहीं और पर आजकल कुछ जिस तरीके के अपराध हो रहे हैं या हिंसा हो रहे हैं, उसमें बच्चों का इस्तेमाल करके और कोशिश की जाती है कि अब आप कर लो, आपके कानून के अंदर कितनी ताकत है। यानी कानून से खेलने का भी यहाँ पे एक कहिए कि माध्यम इसको कानून को भी बना लिया गया है, और अब बच्चों के ऊपर अब बहुत ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोई भी हो, देखिए मेरे लिए या किसी के लिए भी, हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ना तो कांग्रेस मैटर करता है, ना बीजेपी करता है, ना ही कोई भी ऐसी पार्टी करती है मैटर जो कि देश से ऊपर है। पर अभी जो हिसाब किताब चल रहा है, आपके ही जगह पे, आपके ही राज्य में ऐसे हिंसा भड़का कर ये दिखाना है कि ये जो मौजूदा सरकार है ये अभी कमज़ोर है।
ये करके आप अपने आप, बेशक आप अपने आप को राजनीति में वापस से स्ट्रांगली स्टैब्लिश तो कर लेंगे, लेकिन जिस राज्य में आने वाले टाइम पे आप राज करने के सपने देख रहे हैं, वो ऐसा राज आपको मिलने वाला है जहां पे कि आप करेंगे भी क्या। आपको पीछे से इतने ज्यादा संभालने की जरूरत पड़ेगी, इतना खोखला आप कर चुके होंगे विपक्ष में होने के बाद भी। आप जो खोखला आज कर रहे हैं हमारे देश को, हमारे राज्य को, उससे आपको जिसको भी फ्यूचर में जो भी अपने जीत कर आएंगे इलेक्शन, उनको क्या करने के लिए मिलेगा? वो शासन करेंगे या सुधार कार्य करेंगे? ये सब सोचना चाहिए, आगे बढ़ने का काम करना चाहिए, ना कि समाज को इस तरीके से पीछे धकेल कर लेकर जाते हैं। जब जब ऐसी हिंसा हुई है, बहुत बड़े लेवल पे तोड़फोड़ होती है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज के इस रुख को दिखाना चाहती हूँ कि इससे हमारी जो कंट्री है, हमारा जो स्टेट है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, ना जाने कितने साल पीछे चला जाता है। क्योंकि आप एक घर बनाने में सालों लगाते हैं, आप घर की पूंजी झोंक देते हैं, तो आप कहीं कोई एक बिल्डिंग बनती है, कोई एक घर बना पाता है। आज हम लोग देखते हैं वो हिंसा में जला दिया गया, तोड़ दिया गया, या कोई भी प्रॉपर्टी आप बनाते वो तोड़ दिया गया। अब एक फैमिली जिसको बहुत मुश्किल से उस जगह तक पहुंची थी, पीछे चली जाती है। तो उस नजर से भी हमें समाज को देखना चाहिए, आप किसी भी दल के हों। लेकिन इस तरीके का ये जो हमारा वहशीपना है, जिससे हम लोग स्वार्थी दिखते हैं, ये स्वार्थ में अंधे होकर आने वाले सत्ता को हथियाने के लिए देश को, समाज को पीछे नहीं ले जाना चाहिए किसी को भी। मेरा ये मानना है कि आज बच्चे के साथ आप खेल रहे हैं, नहीं, आप पूरे देश के साथ खेल रहे हैं। आने वाला जो हमारा समय है, जो ग्रोथ दिखाता, जो कहीं प्रोग्रेसिव होते, अभी कहा था हमारे कांग्रेस के नेता ने कि देखिए हमारा देश अभी जैसा भी है, आपको श्रीलंका से सीखना चाहिए। निश्चित तौर पे हमें बाकी और सारे कंट्री से सीखने चाहिए। जो पीछे चले गए उन कारणों को टटोलिए, और जो आगे चले गए या आगे हैं आज काफी, उनको भी देखिए कि उन्होंने क्या किया। क्या ये जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा भड़का कर हम आगे बढ़ सकते हैं? तो मेरा यही मानना है कि देखिए सामाजिक कार्यकर्ता का ही नहीं है, हम सबका है। आज अगर हिंसा भड़की या किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी तरीके का ठेस पहुंचता है, तो हम सब कहीं ना कहीं भुक्तभोगी होते हैं। हम सबका काम हर्ज होता है, हम सबकी प्रॉपर्टी डैमेज होते हैं, और बहुत मुश्किल से कमाए। और देखिए प्रॉपर्टी डैमेज है, आपने इंश्योरेंस कराया, आप ले भी लीजिए क्लेम, लेकिन इंश्योरेंस भी तो देश का ही है ना, वो पैसा भी तो देश का ही जा रहा है। कहीं ना कहीं वो ग्रोथ में लगता, अगर वो पैसा हम लोग कहीं सही जगह पे लगाते तो वो सारे पैसे ग्रोथ में लगते, लेकिन अब डैमेज को कंट्रोल करने में लगता है। इसके पहले भी क्षति पहुंचाई जाती है हमारी सरकारी संपत्ति को। प्रभात त्रिपाठी जी, अब ये जो पूरा मामला सामने आया है, देखिए एक के बाद एक कनेक्शन सामने आ गए, फंडिंग का मामला सामने आया, विदेशों की ताकतें जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं, ये भी आप ही कह रहे हैं, और पीएफआई से भी कनेक्शन है। तो कुल मिलाकर आपसे वही मैं सवाल करूंगी कि ये प्री प्लान था क्या? पहले से कोशिश की जा रही थी कुछ महीनों से कि इस तरीके से माहौल करेंगे? देखिए रजनी जी, कानपुर एक एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था, और कानपुर पिछले 4 दशक से जिस तरह दंगे की भेंट चढ़ा और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वहां तबाह हो गई, और जिस तरीके से वहां पे कॉटन मिल थी, शूज मिल के कारखाने थे, टेंडी है वहां पे, और ये किसकी सरकार में हुआ? 14 के पहले किसकी सरकार थी? आज तक कानपुर को बनाने का प्रयास नहीं किया गया। कानपुर का चमनगंज, अनवरगंज, कानपुर का बेगमगंज, कानपुर का सीसामऊ मिनी पाकिस्तान कहलाता है। जब भारत पाकिस्तान मैच होता है तो पाकिस्तान जीतती है, वहां जिंदाबाद के नारे रखते हैं। आखिर इस मानसिकता के लोग अगर कानपुर में रहते हैं और मिनी पाकिस्तान है, तो आखिर अगर पुलिस अपना काम कर रही है और समाज में जो लोग हैं मौजूद लोग, उनको बैठ के ये तय करना पड़ेगा कि अगर ये कानपुर में हिंसा इस तरीके की होती है तो धर्म गुरुओं को अपील करें कि कल अगर जुमे की नमाज है, सभी लोग अमन चैन रखें, शांति रखें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, पुलिस अगर पूरे प्रदेश की पुलिस वहां कानपुर में लग जाएगी तो और जगह की सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी, लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा? कानपुर आज तक, कानपुर में गरीबों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जो मजदूर थे, जो टेंडरी के मजदूर थे, जो फैक्ट्रियों के मजदूर थे, पलायन कर गए वहां से कानपुर से। तो ये जवाब कांग्रेस देगी। कांग्रेस की मनमोहन सरकार रही है 2 बार, कांग्रेस के सांसद रहे हैं वहां पे कई बार। तो जिस तरह कानपुर तबाह हुआ है, अब योगी की सरकार में कानपुर तबाह नहीं होगा। योगी की सरकार में न्यायप्रिय कार होगा, और जो बदमाशी करेगा, जो गुंडागर्दी करेगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और उसके घर को और उसके पैसे को जब्त कर लिया जाएगा। और इसमें अगर किसी की कोई राजनीति करता है तो करे, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बैठे हैं, बता दें कानपुर का भला किसने किया? कानपुर पूरा चौपट हो गया, कानपुर सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार आई है,
अगर वो कोई व्यवस्था बना रही है और माफियाओं पे शिकंजा कस रही है और दंगाइयों पे शिकंजा कस रही है, तो आप उसका मोरल डाउन कर रहे हैं। पुलिस कब तक आपके पीछे रहेगी? कब तक आपको प्रोटेक्शन देगी पुलिस? आपको सामाजिक सौहार्द सभी हम ही लोगों को बनाना होगा। जो भी तत्व इस तरीके के जो भी तत्व हैं, तो हम एक पहल करते हैं, आप भी मेरा साथ दीजिए, इन सबको इकट्ठा करके इस देश से बाहर करते हैं। सबसे अच्छा समाधान यही है कि ऐसे सामाजिक तत्वों को आइडेंटिफाई किया जाए कि जो हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन बात ये है कि उसका सकारात्मक समाधान निकाला जाना चाहिए। अब आप कांग्रेस पे छीटाकशी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले पहले अब मेरी बात हो जाने दीजिए, अब मेरी बात तो होने दीजिए भाई साहब बात हो जाने दीजिए। अरे बात होने देंगे आप। कानपुर का आईना दिखाया है आपको मैंने। मैं आपको पूरे देश का आईना दिखाना चाह रहा हूँ कि उद्योग धंधे की जो आप बात कर रहे हैं, तो पिछले अभी आंकड़े जारी हुए हैं, पिछली साल के, मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकार के खुद के आंकड़े हैं कि अरबपतियों की संख्या तो इस देश में बढ़ी है। आपसे वो पूछ रहे हैं 2014 के पहले जो कुछ हुआ उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। उसी से मैं बात कर रहा हूँ। 2014 से पहले सिमट गए ना, अमेठी से भी आउट हो गए आप लोग। 2014 से पहले, मैम प्लीज, 2014 से पहले अरबपतियों की संख्या इस देश में थी 104, जो अब बढ़ के हो गई 148। और भुखमरी क्रमांक में 2014 से पहले हम थे 51वें नंबर पे, जो अब 100 से भी ऊपर पहुंच गए हैं। कानपुर का हश्र जो हुआ उसका विकास जवाब आप मांग रहे देख हैं। लीजिए, कानपुर नहीं पूरे देश का यही हाल हो तो रहा पहले है। कानपुर से शुरू करिए ना सर। देखिए अब फिर वही हम कह रहे हैं कानपुर बहाना था, यूपी को जलाना था। कानपुर की पूरी डिबेट है सर, उस पर पहले आप जवाब दे दीजिए ना। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि इसका सकारात्मक समाधान निकालिए। अब सत्ता में कौन है? कांग्रेस सत्ता में तो बीजेपी है ना, तो सवाल किससे होगा? सवाल हमेशा सत्ता से होता है कि अब जो घटना हो रही है उसमें भी कांग्रेस की गलती, 2014 से पहले जो हो रही थी उसमें भी कांग्रेस की गलती। हर जगह आप लोग नेहरू, गांधी और कांग्रेस को क्यों लेके आ जाते हैं? कानपुर आपकी जिम्मेदारी है कि 8 साल से केंद्र में है और बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं, तो क्यों ना इसका सकारात्मक समाधान निकाला जाए? सकारात्मक समाधान निकालिए, विपक्ष पे छीटाकशी करना छोड़ दीजिए। जो बेस्ट पॉसिबल इसमें सॉल्यूशन हो सकता है, उस सॉल्यूशन को आप निकालिए। ठीक है, आप हल बताइए क्या है, आप हल भी बताइए, क्योंकि डिबेट अब अंतिम दौर में है। आप ये हिंसा जो हो रही है, क्या हल है? कैसे हम हिंदुस्तान को बोलेंगे नहीं? बच्चों के हाथ में पत्थर है, उसके लिए अनिता जी, ये ऐसे आप हल भी पूछ लेते हैं। समस्या इनको नजर आ रही तो हल भी ना, हल बताइए। समस्या में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, सीसीटीवी से फुटेज सबके आ चुके हैं, ठीक है। उनको जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है, गणतंत्र देश है। इसमें हर जाति का, हर धर्म का आदमी पूरी आजादी के साथ रह रहा है। तो और जो भी असामाजिक तत्व इस आजादी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, बशर्ते साफ नियत से काम होना चाहिए और सख्त से सख्त आप कार्रवाई कीजिए। ठीक है, वैसे भी बीजेपी कहती है ईमानदार सरकार, दमदार सरकार। हाँ, अनीता अग्रवाल जी, अब तो सीधे विपक्ष भी कह रहा है कि भाई ईमानदारी से कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। सुर बदले? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कह रहे हैं, लेकिन एक बार भी इनके सुर वही है, बस ये है कि समझने का तरीका आप लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देश सबसे पहले, सुना है एक बार, देश से बढ़ के कुछ नहीं है। अब देखिए उनकी बारी है बोलने की। जी, हम यही कह रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि हाँ से होना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक बार भी बोला कि बच्चों के हाथों में पत्थर होना गलत है? इन्होंने कभी एक बार ये बात बोली कि हाँ वहाँ पे जो कानपुर रिजल्ट पे कार्रवाई अच्छी होनी चाहिए, बच्चों के हाथों में पत्थर नहीं होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए? इन्होंने एक बार इस बात को बोला? एक बार बोला कि हाँ मदरसे में पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, आज की आधुनिक तकनीकी शिक्षा मिलनी चाहिए? बोला इन्होंने एक बार? ये हमेशा ऐसा कोई काम नहीं बोलेंगे। इनको लगता है कहीं ऐसा ना हो हमसे एक संप्रदाय नाराज हो जाए। सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले लोग हैं, तुष्टिकरण राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके मुंह से बातें नहीं निकलेंगी। इनके मुंह से केवल इतना निकलेगा जो कि पक्ष काम करेगा उसका विरोध करना है, तो हमसे कम से कम एक पक्ष खुश रहेगा। बस इनका काम केवल सहयोग करना नहीं है, इनका काम केवल विरोध करना है।
ये सीधे सीधे सही बात है, कहे बच्चों के हाथों में पत्थर गलत है, नहीं होने चाहिए, बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, बच्चों के मदरसे में कब से आधुनिक पढ़ाई होनी चाहिए, बोले ये क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं सच का साथ देते हैं, क्यों चुप करके बैठे हैं? हाँ, जवाब दे रहे हैं, हाँ बोलिए। मैंने आप लोगों ने शायद मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा था जो मास्टरमाइंड है, जो बच्चों से इस तरह की काम करवा रहा है, उसको पकड़िए ना, क्योंकि समस्या की जड़ पे हमें जाना। दूसरी चीज, शिक्षा पे बात होनी चाहिए। क्यों ना हम सभी बच्चों को शिक्षा की तरफ लेके जाएं। अगर बच्चा शिक्षित होगा तो उसको भला बुरा खुद समझ में आएगा। जो मूल समस्या है तो वो ये है ज्ञान की कमी मदरसों में होना। शिक्षा को लेकर वो कह रही हैं कि हाँ, तो वहां पर काम 8वीं के कीजिए बच्चे ना। को भी ठीक से आपको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो किसने आपके रोका पाले है? में गेंद आ गई है। किसने रोका है? आपके कौन पाले में रोक गेंद आ रहा गई है, है? अनीता जी। और कौन रोक पाएगा? हम तो 2 सीट पे हैं यूपी में, हम कैसे आपको रोक पाएंगे? एक सेकंड, हम काम कर रहे हैं तभी तो आपको दिक्कत हो रही है, तभी तो नहीं, आपको हमें दिक्कत, मेरी बड़ी बहन जी, मुझे दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि काम ईमानदारी से नहीं हो रहा है। चलिए काम ठीक है, ईमानदारी जब से भी होना पक्ष और चाहिए। विपक्ष की बात होती है तो सवालों की बौछार होती है और शायद जवाब भी नहीं मिल पाते। प्रभात त्रिपाठी जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। काम ईमानदारी से कीजिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। प्रभात जी, ये धीरे धीरे करके दायरा बढ़ता जा रहा है जांच का, हम देख रहे हैं। शुरुआत में लग रहा था मामूली सा ये मामला है, लेकिन देखिए कनेक्शन कहां कहां तक पहुंच रहे हैं, दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तो नेताओं की गिरेबान तक पहुंचने लगा है। देखिए रजनी जी, जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, मैं तो ये कहूंगा कि इसमें कोई भी कितना बड़ा राजनीतिक दल का नेता शामिल हो, न्याय दिखाई देना चाहिए। न्याय का जो एक तराजू है वो किसी भी मजहब और किसी भी धर्म और किसी भी जाति को ये नहीं कहता है कि उसको आप बख्श दीजिए। और योगी सरकार उसी काम पे लगी हुई है। कोई भी अगर इसमें दोषी पाया जाएगा और अगर इसमें पैसे के लालच में, जिस तरीके से उसके पीएफआई के अध्यक्ष ने, कांग्रेस का वो पदाधिकारी रहा और उसने बच्चों को इकट्ठा करके, बाहर के बच्चों को, आपको बता दूं कि हजरतगंज में परिवर्तन चौक में एक बार पीएफआई का एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। कई चैनल्स की ओबी वैन गाड़ियां जला दी गई थी और वो लोग बाहर से लाए गए थे, बंगाल से लाए गए थे, बिहार से लाए गए थे। तो जिस तरीके से ये अगर कोई भी कानून तोड़ेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये योगी सरकार बहुत मजबूत सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि न्याय सबके साथ होना चाहिए और दोषी पकड़ा ना जाए, अन्याय किसी के साथ ना हो। चलिए ठीक है, लास्ट और ये सवाल बहस मैं का मुद्दा नहीं है कि ठीक है। आप क्या कर रहे थे और वर्तमान क्या है। आपको सकारात्मक सहयोग कीजिए, ठीक है। देश में अमन चैन स्थापित कीजिए और लोगों को ये समझ में आए कि ये भारत सबका है। ये भारत देश जब बंटवारा हुआ था, जब आप वहां नहीं गए और आप इस हिंदुस्तान में रहे, तो ये हिंदुस्तान आपका है। तिरंगा बिल्कुल, ये आपका हिंदुस्तान है। तमाम अगर लोगों कोई का है आपको और तमाम गुमराह लोग करता शांति है, से रहें तो आप ज्यादा उसको बेहतर है। निगरानी प्रभात जी, अपने कर सवाल दीजिए। सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीति करना कुर्सी चाहती पाने हूँ। के दीप्ति लिए सिंह जिस हमारे साथ तरीके की मौजूद है। पुष्टिकरण की राजनीति होती है, ठीक है। इसको जनता अब समझ चुकी है, ठीक है। इसको लोग समझ चुके हैं। दीप्ति जी, अब ये हिंसा के ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एडवोकेट भी है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनमें कितनी कड़ी से कड़ी धाराएं होती है, कौन कौन सी बड़ी और कड़ी सजा होती है? देखिए, कड़ी सज़ा तो सबसे पहले यही है कि जिस तरीके का हिंसा भड़काना है या जानते बूझते आप प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, तो पहले से भी हम लोगों ने देखा है कि आईपीसी के कड़े से कड़े सेक्शंस लगाकर इन लोगों को किस तरीके से पीछे भी योगी सरकार के अंदर इन लोगों को तकलीफ दी गई थी। इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन कैसे कर सकते हैं जब यहाँ पे जुवेनाइल बच्चे दिख रहे हैं। तो समस्या यहाँ आ गई कि इन पे कड़ी से कड़ी कोई भी धाराएं लगाई ही नहीं जा सकती। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पहचान होगी, उनके माता पिता को बुलाया जाएगा, एक बेल बॉन्ड भरा जाएगा, बच्चे को कुछ दिनों के लिए सुधार गृह में भेजा जाएगा और उसके बाद बच्चे वापस लौटकर अपने घर आ जाएंगे और वापस से वही सारे काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है आइडेंटिफिकेशन में भी यहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि जैसा कि त्रिपाठी जी बता रहे थे कि कई बार ऐसे बच्चों को बाहर से लाया जाता है, बिहार से, बंगाल से और कहीं और दूर दराज की जगहों से, ताकि उनका लोकल एड्रेस यहाँ ट्रेस ना हो पाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा जब पकड़े गए हैं ये बच्चे, मान लीजिए इनको कैच कर लिया है पुलिस ने और इनको उठाकर ले गई है, अपने पास रखती है, तो 4-6 महीने सिखाकर समझाकर और वापस भेज देगी, क्योंकि इनके आईडी कार्ड भी इनके पास जो भी होंगे वो वैलिड लेकिन नहीं अनीता होंगे। जी, छोटा सा सवाल बस ये कि ऐसे लोगों को जो बीच में लाते हैं, एक दाग तो बच्चों पे लग जाता है ना, कम से कम उनके बचपन से अगर दाग लग जाए तो फिर किस दिशा की तरफ जाएंगे। सोचना चाहिए उन साजिशकर्ताओं को जो साजिश में बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। देखिए रजनी जी, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को इस्तेमाल जो करना है गलत है। मैंने कहा ना
कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज्यादातर ऐसे था, कभी कोई बिहार से, कोई कहीं से आ रहा है, बिल्कुल, तो कई बच्चों को बच्चे जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, हाँ, उससे ये लग रहा है कि बस। सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ बिल्कुल, किया जा रहा है। बिल्कुल। यानी कानपुर साफ तो साफ। बहाना था, यूपी को जलाना था। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अनीता अग्रवाल जी का शुक्रिया। इसी के साथ हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी जुड़े, दीप्ति सिंह और डॉक्टर अरुणेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कुल मिलाकर कानपुर बहाना था, यूपी को जलाना था। जिस तरीके से कनेक्शन सामने आ रहे हैं, आने वाले वक्त में बड़ा खुलासा होगा और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन था और क्या था उसका मकसद। खास पेशकश में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर। फिलहाल मुझे दें इजाजत।